नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं जो रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर तीसरा है उसका अंतिम पार्ट। ठीक है, आज हम इसे बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। इसका पूरा का पूरा जो इसके क्वेश्चन है पूरे फाइनल मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। लेकिन आपको क्या करना है, ये हमारा वीडियो जो है आपको तभी समझ में आएगा जब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं आपको अगर समझ में ना आए, आपको तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से समझना है, मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने जो है क्वेश्चन 5 का जो का था ये पूरा पूरा हमारा फाइनल हो चुका था। हम स्टार्ट करेंगे 5 का खा से। तो चलते हैं बिना ही देरी की हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का खा कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। फिर कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मान 5.5 गुणे 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। टी हाफ का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया सेट एक का जो आपको प्रश्न 4 का गा देखना है वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम सवाल ही करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, इसका जो है जो न्यूमेरिकल है यही हम करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है हमारे पास, दिया है वेग स्थिरांक के का मान कितना है 5.5 गुणे 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स है। लेकिन पूछ क्या रहा है, अर्ध आयु काल T1/2 का मान हमें हमसे पूछ रहा है। तो हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। हम सूत्र यही लगाएंगे, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके अर्धायु काल का व्यंजक। तो बस आपको क्या करना है, T1/2 बराबर इसका मान तो दिया है आप रख देंगे। ठीक है, और जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.26 गुणे 10⁻13 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है ग नंबर लैंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखिए लैंथेनाइड आकुंचन आपको मिल कहाँ जाएगा, मॉडल पेपर का प्रश्न 4 का गा का दूसरा देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन दोनों एक ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमें क्या जानना है कि हमसे यह भी पूछा है कि बताइए, कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। हमें इतना ही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, क्योंकि इतना मैं नहीं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, हमें इतना ही अभी करना है। देखिए यहाँ पर लिखना है कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन होते हैं, होते तो हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। इसका कारण क्या है, जो डी कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो वो कैसे होंगे, रंगीन ही होंगे यौगिक। ठीक है, यदि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह यौगिक रंगीन होगा। वह यौगिक कैसा होगा, वह यौगिक रंगीन होगा। डी कक्षक में यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है, डी कक्षक में यदि हमें कैसा मिल जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वह कैसा होगा, यौगिक रंगीन। जबकि यदि डी कक्षक में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी क्या है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह यौगिक कैसा होगा, रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन होगा। ये आपको ध्यान में रखना। यही कारण है कि जो हमारे पास यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो क्या कारण है, तो यह कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। ठीक है, इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन कह रहा उप संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT को समझाइए। तो आपको मिल जाएगा इसका उत्तर, आपको सेट नंबर दूसरे का 6 का देखिए वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 6 का कह रहा है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। फिर कह रहा है इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए आपको राउल्ट का नियम जो है मिल जाएगा, आपको मॉडल पेपर का प्रश्न 2 का में मिल जाएगा। ठीक है, आप वही देख सकते हैं जाकर। लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये कह रहा है यहाँ से कि इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, हम यही करेंगे। ठीक है, तो देखिए
जो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है सूत्र। लेकिन यदि विलयन कैसा हो, तनु, तो तनु विलयन अगर होगा तो जो विलायक के मोलों की संख्या होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, किससे, किसकी तुलना में, विलय के मोलों की तुलना में, ठीक है। तो जो हमारे पास विलायक के मोलों की जो संख्या होगी बहुत ही ज्यादा होगी, यानी इससे विलय के मोलों की संख्या से विलायक की मोलों की संख्या ज्यादा होगी, किससे, विलय की मोलों की संख्या से, क्योंकि तनु विलयन है। तो हमारे पास हम मान सकते हैं कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर किसके होगा, कैपिटल एन के, ठीक है। क्योंकि तनु विलयन में जो इसकी मात्रा ज्यादा ही होगी, किसके, इसकी, ठीक है, इसकी विलायक के मोलों की संख्या के। तो पी नाट माइनस पी एस अपन पी नाट बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन के, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है कि माना विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू है और विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम है, तथा विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू है और विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एन है। इतना आपको यहाँ पर पहले लिख देना है, ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, व्यंजक प्रूफ करना है। तो देखिए, बस आपको जब इतना लिख दोगे, आपको यहाँ क्या करना है, विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो विलय का भार कितना है, डब्ल्यू है स्मॉल, और अणु भार कह दो या मोलर द्रव्यमान कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर कितना है, स्मॉल एम है। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या नहीं, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, नहीं स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम, ठीक है। बस आप जब आप इतना करेंगे, यही जो यहाँ पर आप निकाल लिए स्मॉल एन का मान और कैपिटल एन का, बस आपको इस सूत्र में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपका निकल के आ जाएगा ये सूत्र। जब आप रख दोगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, तो अंता गुणा बाह का गुणा जब आप कर दोगे तो ये आपको आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो विलय का मोलर द्रव्यमान है वो निकालना है, हमें उसका व्यंजक निकालना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो विलय का जो मोलर द्रव्यमान है, ये जो स्मॉल एम है, इसे हम यहाँ पर लेते आएंगे और इसे यहाँ भेज देंगे गुणे में, और ये यहाँ उठ कर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा व्यंजक, यही क्या है, व्यंजक है, यही क्या है, व्यंजक। ये आपको ध्यान में रखना है, विलय का जो मोलर द्रव्यमान का व्यंजक है इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6 का अथवा पूछ रहा है, वाष्प दाब में अवनमन का कारण बताइए कि क्या कारण है वाष्प दाब में अवनमन। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम विलायक, जिसका मोलर द्रव्यमान भी दिया है विलायक का, ठीक है, विलायक का भार है, विलायक का मोलर द्रव्यमान भी है, कितना है, 78 ग्राम मोल इनवर्स है, में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.740 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो विलय है उसी का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, यही सूत्र लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ठोस है ना, जिसे घोला गया है, उसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को किसमें 39 ग्राम विलायक में घोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ठोस जो है वो विलय है, ठीक है। ये क्या है, विलायक हमारे पास, इसमें विलायक में घोला गया है 39 ग्राम विलायक में, और विलायक का मोल द्रव्यमान भी दिया है, यानी कैप, ये बड़ा वाला डब्ल्यू का मान है, ये बड़े वाले एम का मान है, ठीक है, यानी कैपिटल। तो आपको बस क्या करना है, हम इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हमें हल करना है। ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल को ही हमें हल करना है, क्योंकि ये जो है इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, वाष्प दाब में अवनमन का कारण क्या होता है, विलायक के कुछ स्थान जो होते हैं विलय के अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं, जिससे वाष्प दाब का बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है इसमें, क्योंकि कारण पूछ रहा था, यही कारण भी है, यही कारण है, ठीक है। लेकिन ये जो हमें न्यूमेरिकल है ये हल करेंगे, लेकिन ये सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास दिया था जो शुद्ध विलायक था उसका वाष्प दाब दिया था 0.745 बार दिया था, और जो जबकि विलयन का वाष्प दाब दिया था 0.740, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और जो विलेय था, ठोस जो था, उसका भार दिया था 0.5 ग्राम। और जो हमारे पास कैपिटल डब्लू है, विलायक का भार है कितना, 39 ग्राम दिया था। और विलायक का मोल द्रव्यमान दिया था, यानी बड़ा वाला एम का मान 78 ग्राम मोल इनवर्स है। तो क्या पूछा था, विलेय का, यानी विलेय जो ठोस था उसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा था, ये स्मॉल एम का मान। बस आपको सूत्र वही लगा देना है जब जो अभी मैंने बताया है। जब आप ये सूत्र लगा दोगे तो बस आपको क्या करना, यही निकालना। इसका मान तो दिया है, इसका भी मान दिया है, ठीक है, इसका भी मान है, और इनका मान तो दिया ही है। जब आप मान रख दोगे यहाँ से देख करके, बस आपको हल करना है। कैलकुलेशन जब आप करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, एम का मान, स्मॉल एम का मान आ जाएगा 149 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते 39 दूना 78 होता है, आप ये कट गया। जब आप इसे घटा देंगे 0.005 आ जाएगा। अब आप इसे साधारण हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अब क्रिया है इसमें। 6 का खा कह रहा है एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों की अब क्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखे, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है। तो नंबर 1 हमारे हमारे पास है एसिड क्लोराइड से। हम एसिड क्लोराइड से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड विरचन का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो देखिए एसिड क्लोराइड यानी रोजनमुंड अब क्रिया है ये। तो CH3COCl की क्रिया जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं PDBSO4 की उपस्थिति में, तो देखिए एक हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर तो HCl बन जाएगा, और एक जाएगा यहाँ पर तो एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। नाम क्या है इसका, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास मेथड है एल्कीन से। किससे, एल्कीन से। जब हम एल्कीन का ओजोनोलेसिस कराएंगे यानी ओजोनीकरण कराएंगे तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ओजोन है, ये O3 ओजोन का सूत्र है। तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो बीच में लग जाएगा, 2 ऑक्सीजन जाएंगे यहाँ पर लग जाएंगे नीचे, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या CH2 CH2O, CH2O का मतलब होता है HCHO, ठीक है, यही होता है। CH2O का मतलब HCHO। तो यहाँ पर 2 हमारे पास HCHO बन जाएंगे। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो 2 मेथड हो गए। तीसरा क्या है हमारे पास, देख सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तीसरा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम बना लेंगे। तो प्राथमिक एल्कोहल जैसे हमारे पास मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल बहुत होते हैं, लेकिन ये कौन सा है, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, एक प्रकार का प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। जब आप इसका KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, ये लाल दवा है, तो क्या होगा, जब ऑक्सीकरण होगा इसका तो एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाएगा, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसका एथिल एल्कोहल, इसका एसिटल्डिहाइड। तो ऑक्सीकरण कराने से एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। तो चौथा मेथड क्या है, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। ये ऑक्सीकरण है और ये क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन गैस का निकलना ही विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो देखिए CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, कापर की उपस्थिति, ये धातु है कापर, और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और बन क्या जाएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। तो पांचवा मेथड क्या है, एल्केन के ऑक्सीकरण से। जब आप एल्केन का ऑक्सीकरण करा दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CHO बन जाएगा। तो ये रहे आपके पांचों के पांचों मेथड। क्योंकि एल्केन है, एल्केन का ऑक्सीकरण कराओगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, छह का खा का अथवा कह रहा है एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया की क्रिया विधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर कह रहा है एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए आंसर में सबसे पहले हम एल्डिहाइड की नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया की क्रिया विधि देखेंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेना है एल्डिहाइड की नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या होता है, हमने यहाँ पर लिया क्या है, HCN के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, HCN के साथ कराएंगे, ठीक है। तो HCN को जब आप तोड़ोगे तो H+ और +CN- बन जाएगा। ये क्या है, नाभिक रागी होता है। ये क्या होता है नाभिक रागी, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं, प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उसको कौन चाहेगा, माइनस वाला चाहेगा। ये क्या होता है, नाभिक रागी। जबकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है, जिसके पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। जब आप इसकी क्रिया जो है
एल्डिहाइड के साथ कराना ना, तो एल्डिहाइड पर आक्रमण कौन करेगा? नाभिक रागी। कौन आक्रमण करेगा? नाभिक रागी करेगा सबसे पहले। तो नाभिक रागी कौन है? ये हमारे पास CN- है। तो ये जब यहाँ पर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कहाँ जाएगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है ये इसके पास चार्ज आता है माइनस, इसके पास प्लस, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। तो माइनस वाले के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास माइनस है, तो हमेशा ये माइनस माइनस नहीं टकराएंगे। ये माइनस वाला कहाँ पर जाएगा? प्लस वाले के पास जाएगा। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? ये पहले स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो होती है। जब धीरे धीरे व्यवहार यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास CH3C और H और ये CN और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर कौन आक्रमण करेगा? H+। तो ये अभिक्रिया कैसी होती है? फास्ट होती है। कैसी होती है? फास्ट है। तो H+ जब यहाँ पर जाएगा, H+ है तो ये प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा तो OH बन जाएगा। तो ये हो गई एल्डिहाइड की नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, क्योंकि आपको तोड़ के ही करना है। ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है, ये बहुत तेजी के साथ है। इसके बाद है कीटोन की। तो कीटोन की नाभिक रागी योगज अभिक्रिया क्रिया विधि थी। ये क्या कीटोन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए कीटोन में क्या होता है हमारे पास, जब CN- आक्रमण करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, यहाँ पर करेगा कार्बन के पास जाएगा तो स्लो हो गई अभिक्रिया। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3C, CH3 CN और O-। फिर H+ जाएगा, ये हमारे पास आक्रमण करेगा तो फास्ट होती है अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3C CN और CH3 और OH। तो ये रही हमारे पास क्रिया विधि। आपको ऐसे ही करना है विधिवत। ठीक है, फिर कह रहा है हमारे पास एल्डोल संघनन। तो देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, यदि एल्डोल संघनन कह दे या साधारण एल्डोल संघनन कह दे तो आपको क्या करना, दोनों के दोनों एल्डिहाइड जो होते हैं वो बिल्कुल सेम लिए जाते हैं, या दोनों को दोनों हमारे पास कीटोन हो वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर लिए हैं CH3CHO और ये CH3 ही है। ठीक है, और CHO, दोनों को दोनों हमारे पास एसिटल्डिहाइड हैं, लेकिन डाइल्यूट यानी कि मतलब तनु NaOH की उपस्थिति होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो एक हाइड्रोजन जो ये यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन के पास तो बना लेगा OH, और जो हमारे पास CH2CHO है ये इसी कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एल्डोल। क्या बन जाएगा? एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस एल्डोल संघनन कह रहा था। तो क्रॉस एल्डोल संघनन यानी व्युत्क्रम एल्डोल संघनन आप बोल सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेना है। एक हमारे पास एल्डिहाइड ये है और एक हमारे पास एल्डिहाइड ये है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोपेनल, इसे कहते हैं एथेनल। दोनों के दोनों एल्डिहाइड अलग है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार H+ जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा और CH2CHO जो है यहाँ कार्बन से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये भी एक प्रकार क्या है, एल्डोल ही है। तो दोनों के दोनों एल्डोल हैं, लेकिन ये सिंपल एल्डोल है यानी एल्डोल संघनन, और ये क्रॉस एल्डोल संघनन है। यहाँ पर दोनों सेम लेना एल्डिहाइड, यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेना है। उपस्थिति दोनों में सेम रहती है, दोनों ही एल्डोल हैं, लेकिन इनका IUPAC नाम अलग होता है। लेकिन IUPAC नाम यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि समीकरण कह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 7 का क्या कह रहा है, एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। फिर कह रहा है एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा है नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन के विरचन की अभिक्रिया, विरचन यानी बनाना, विरचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए एरिल एमीन का अनुनादी संरचना मैं बता चुका हूँ। सेट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 का देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। हम देखेंगे एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करती है, क्या कारण है। तो देखिए एरिल एमीन क्षारकीय गुणों को इसलिए प्रदर्शित करती है क्योंकि एरिल एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जो अनुनाद क्रिया में भाग लेता है। इसीलिए क्या होता है, ये क्षारीय गुण दिखाता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ये हमारे पास एरिल एमीन है। ये क्या है हमारे पास है, एरिल एमीन है। ये क्या है, एरिल एमीन, जिसका नाम है एनिलीन। तो जो नाइट्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो यही क्या होते हैं, यही अनुनाद में भाग लेते हैं। यही क्या होते हैं, अनुनाद की क्रिया में भाग लेते हैं। इसी कारण ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये किसी को दे नहीं सकता है। ये केवल किसके पास जाएंगे, यह रहेंगे, इसके पास रहेंगे। इसलिए क्या होते हैं, ये क्षारीय गुण दिखाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास है ना, ये अनुनाद क्रिया में भाग लेते हैं। ये जब यहाँ पर जाएंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इसी प्रकार से अनुनाद
अनुनाद की संरचना होती है, क्योंकि अनुनाद की संरचना मैं बनवा चुका हूँ। बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन बनाना। ठीक है, तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, नाइट्रो यौगिक से एमीन बनाना। तो देखिए नाइट्रो यौगिक जैसे हमारे पास CH3NO2, ये क्या है, नाइट्रो यौगिक है। ठीक है, नाइट्रोमेथेन आप बोल सकते हैं इसे। इसका क्या कराएंगे हम, अपचयन करा देंगे। तो अपचयन कराएंगे, देखिए जितने ऑक्सीजन है उतने ही यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो बन जाएगा CH3NH2। ये क्या है, मैथिल एमीन है। अब पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे, जितने ऑक्सीजन निकलेंगे ना उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स भी आपको निकालना है अपचयन में। इसी प्रकार जैसे नाइट्रो एथेन है, तो जितने ऑक्सीजन है ना यहाँ पर उतने ही हाइड्रोजन जाएंगे, तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। और जितने ऑक्सीजन है उतने ही पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको निकाल देना। आप नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, बाई प्रोडक्ट नहीं देखा जाता, आपका मेन प्रोडक्ट देखा जाएगा। आप मेन प्रोडक्ट क्या निकालें, ठीक है, बाई प्रोडक्ट आप ना भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे। फिर है यहाँ पर नाइट्राइल यौगिकों से एमीन बनाना। जो नाइट्राइल यौगिक होते हैं उनसे नाइट्राइल यौगिक जैसे CH3CN यानी मैथिल साइनाइड, आप इसका अपचयन कराएंगे। तो देखिए जब यहाँ पर एमीन बनाना है, तो एमीन बनाना है तो यानी कि मतलब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन दोनों साथ साथ हैं, बराबर बराबर अधिकार है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी देना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी, तो 4 हाइड्रोजन जाएंगे। तो CH3CH2NH2, 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, तो क्या बन जाएगा, एथिल एमीन बन जाएगा। इसी प्रकार है फेनिल साइनाइड है, ये फेनिल साइनाइड है हमारे पास, इसका भी अपचयन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो बन जाएगा बेंजिल एमीन। क्या बन जाएगा, बेंजिल एमीन बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना, इस इतने को कहते हैं बेंजिल, इतने को कहते हैं एमीन। इसके बाद देखते हैं हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का अथवा कह रहा है निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला गैब्रियल थाइलीमाइड संश्लेषण आपको मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है सेकंड नंबर हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो देखिए हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया होती क्या है, जब एमाइडों की क्रिया यानी ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं तो एमीन बनती है, इसी को कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। जैसे हमारे पास CH3CONH2 और Br2 + KOH, जब आप इसकी क्रिया कराएंगे आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास CO है ये हट जाता है, तो CH3NH2 बन जाएगा हमारे पास। बाकी के जो बाई प्रोडक्ट है आपको नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर याद है तो ठीक है आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर क्या निकलेगा बाई प्रोडक्ट, 2KBr K2CO3 और 2H2O भी निकलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमने यहाँ पर संतुलित करा रखा है, अगर आप संतुलित नहीं भी कराते इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो है इंटर में क्या होता है संतुलित नहीं कराया जाता है। अगर आप करा भी रहे हैं तो इससे दिक्कत नहीं होती है, अगर नहीं भी करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट नहीं देखा जाता, मेन प्रोडक्ट आपका देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरी कार्बिलेमीन अपक्रिया। कार्बिलेमीन अपक्रिया क्या होती है, जब हमारे पास जैसे CH3NH2 है और किससे क्रिया करेगा, क्लोरोफार्म और KH के साथ, तो क्या बन जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यही क्या है, कार्बिलेमीन अपक्रिया, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास है चौथा नंबर कह रहा है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनाल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया कपलिंग रिएक्शन के बारे में बताना में। कपलिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया, कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अपक्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जब है किससे क्रिया करेगा, फिनॉल से, क्योंकि वही कह रहा है। तो फिनॉल से जब क्रिया करेगा, देखिए हाइड्रोजन जाएगा इसके पास Cl के पास, तो HCl बन जाएगा हमारे पास, बाकी आपको जोड़ देना इसी के साथ। तो देखिए जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, P हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन। क्या बन जाएगा, P नंबर में हाइड्रॉक्सी है तो P हाइड्रॉक्सी पूरा क्या इसको लिखना है एजो बेंजीन। क्या लिखना है, एजो बेंजीन। इसी प्रकार एनिलीन से कर देना है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, एनिलीन है, हाइड्रोजन जाएगा इसके पास तो HCl बन जाएगा। और आपको उसी प्रकार जोड़ देना, तो इसका नाम क्या, इसकी जगह NH2 है तो P एमिनो बन जाएगा और एजो बेंजीन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का खा कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इनके जैविक कार्य की व्याख्या कीजिए। तो देखिए लिखना क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना
जो है आपको कहाँ मिल जाए, किताब में आपको मिल जाएगी, आप खुद बना लीजिएगा। लेकिन कौन सी बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, उन्हीं की संरचना आपको बनाना है। क्योंकि आपने डीएनए की संरचना देखी भी होगी, डबल हेलिक्स होती है ऐसे करके, यानी कि मतलब ऐसे भी आप बनाइएगा और ऐसे भी बनाइएगा, ठीक है। जबकि आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सर्प जैसे। जबकि जो हमारे पास डीएनए होती है वो डीएनए की डबल हेलिक्स होती है, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, ऐसे ही करके बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण है, आप पढ़ भी चुके होंगे यहाँ पर। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य क्या होते हैं, देखिए। पहला, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, किसमें, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें मदद करता है, कौन, न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने किसका काम होता है, न्यूक्लिक अम्लों का, जैसे डीएनए होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट का, न्यूक्लिक अम्ल जीवित जीवों की आंतरिक विशेषताओं को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है, ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि उसका किसका, न्यूक्लिक अम्ल का। चौथा पॉइंट है, ये मनुष्य की विशेषताओं को क्या करता है, निर्धारित करने में अहम भूमिका भी निभाता है, कौन, न्यूक्लिक अम्ल, जो मनुष्य की विशेषताएं होती हैं, जो खासियत होती हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास है, पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग न्यूक्लिक अम्ल का एक और कार्य है, कौन, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, ये डीएनए का भी एक काम है। जहां हर व्यक्ति के अलग अलग फिंगर प्रिंट होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के, हर अलग अलग व्यक्ति क्या होते हैं, फिंगर प्रिंट होते हैं। और यह कार्य एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पहचानने में क्या करता है, मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद है 7 का खा का अथवा क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी हैं, आपको दोनों के जो आंसर हैं मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पूरा का पूरा सेट नंबर तीसरा फाइनल हो चुका है। इसके बाद मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा सेट नंबर चौथा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।